पूरी ताकत लगानी, 100% अपना एफर्ट लगाना है। कब तक लगाना है? अंतिम समय तक। जैसे क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, एक बॉल पे छक्का मारने की जरूरत है जीत के लिए, तो वहां पर कैसा होता है? उस समय भी वो खिलाड़ी कोशिश करता है छक्का मारने का, है ना, पहले से वो ये करके रखता है। तो हमें भी कब तक एक्शन करनी है? जब तक कि हमारा बिजनेस 31-30 तारीख को 12 बजे रात को क्लोजिंग नहीं हो जाता है, तब तक हमें कोशिश जारी रखनी है। और ये सारा चीज करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव आएगा, आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा प्रभाव आएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपको लोग पसंद करेंगे, आपको लोग प्यार करेंगे, आपका नाम भी होगा, आपको सारा चीज जो चाहिए एक इंसान को, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये चीज हो गई, प्रिपरेशन में ये सारा चीज करना है। तैयार हैं आप लोग इसके लिए? यस, थैंक यू। अब इसके बाद एक पॉइंट और मैं बात करूंगा, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। आज तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात हो रही है, क्योंकि अभी तो अपने आप को ही हमें बदलना है। खुद को हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो आज का जो पूरा सेशन है वो खुद को बदलने के ऊपर है, और खुद को बदलने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, उन सब टॉपिक्स पे बात हो रही है। तो पहला तो मैंने प्रिपरेशन की बता दिया कि क्या क्या तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ हो गई। अब दूसरी जो चीज़ है, हमारी कामयाबी में बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है सिस्टम का। जैसा कि मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक दुबला पतला आदमी भी हजारों टन भारी ट्रक को जा करके टायर को चेंज कर देता है, यदि उसके हाथ में एक सिस्टम आ जाए जिसको हम बोलते हैं जैक। लेकिन उसी ट्रक को हम 100-200 लोग मिल करके यदि ताकत लगा करके उसकी टायर को निकालना चाहें तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, है ना? क्यों? और तो उस एक व्यक्ति, एक दुबला पतला लड़का के पास में इतनी ताकत कैसे आ गई, जो 200 लोग जिस काम को नहीं कर रहे थे वो अकेला कर दिया। पिंटू जी के जैसा आदमी, बुरा नहीं मानना पिंटू जी, आप बहुत हैंडसम लगते हो, मेरे को ऐसे है, हमें तो लगता है कि ऐसे ही रहना, खूबसूरत लगते हो आप, ऐसे मत होना। तो कहां से ताकत आई? सिस्टम की वजह से। और सिस्टम क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति कामयाब है ना, किसी न किसी सिस्टम का सहारा लिया है, इसी वजह से वो कामयाब है। एक नेटवर्क भी क्या, एक सिस्टम है। नेटवर्क बनाना भी क्या, एक सिस्टम ही है। नेता लोग भी क्या करता है, अपना नेटवर्क बनाता है, अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, यानी वो भी एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें भी किन चीज़ों पर फोकस करनी है? सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, तो सिस्टम को भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब सिस्टम में क्या क्या चीज़ है मोटा मोटी मैं बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है, आप सबके फाइल में है 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स एंड 7 कार्डिनल्स। ये टोटल 21 पॉइंट हैं, और ये 21 पॉइंट में ही सारी चीज़ें आ जाती है। जितनी भी दुनिया का कोई भी लीडर, डायरेक्ट सेलिंग का लीडर कुछ भी बात करता है ना, तो इसी 21 पॉइंट से ही बात करता है, क्योंकि यही 21 पॉइंट ये सिस्टम है। जो भी बातें करेंगे इसी से करेंगे। तो मैं कुछ बातों पे, कुछ सिस्टम, कुछ पॉइंट्स पे आज मैं सिस्टम को लेकर के बात करूंगा, जिनमें पहली जो चीज है, जैसा मैं शुरुआती में ही बोला कि संगत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर करता है, और सबसे अच्छी जो संगत मिलती है ना आपको, वो मिलती है मीटिंग सेमिनार से। तो मीटिंग सेमिनार, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप और आपकी टीम हर मीटिंग सेमिनार में आना चाहिए। इसको आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। यदि आप या आपकी टीम मीटिंग सेमिनार को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में काम क्या है? 2 ही तो काम है। एक है प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा काम है बातें करना, जो कि दुनिया का हर इंसान कर सकता है ना? तो बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का बिजनेस है, एक लाइन का सिस्टम है ये। लेकिन मीटिंग सेमिनार में जाएंगे तो उसी एक लाइन को, उसी को वास्ट तरीके से पूरे समझ पाएंगे, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, प्लस माइंड अलाइनमेंट की जो मैं बात किया, संगत की बात किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है, मीटिंग सेमिनार से मिलती है।
तो आपको क्या प्रिपरेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की लेनी है? मीटिंग सेमिनार की। सेमिनार, ट्रेनिंग्स, इसमें सारे आ जाते हैं। सेमिनार हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ग्रुप मीटिंग हो गया, होम मीटिंग हो गया, सारी चीज़ें इसी में आ जाते हैं। तो इसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। किसका किसका? पहले सेल्फ, खुद का, कि हम कोई जाए या ना जाए, यदि मेरे अपलाइन ने मीटिंग में बुलाया है तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे। आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि सारा दुनिया इधर का उधर हो जाए, मैं तो जाऊंगा। अब एक यदि कमिटमेंट कर लेते हैं अपने आप से तो लोग आपको फॉलो करेंगे, एक दिन आपके पीछे पूरी भीड़ आ जाएगी। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही अपलाइन बुलाया, अच्छा कोई धनबाद से जाना है बोकारो, फ़ोन करते हैं डाउनलाइन को, कौन जाने वाला है। अब जैसे ही फ़ोन किया दिनेश जी को, दिनेश जी ने बोला अरे यार मेरे को आज तो देखो ना मेरा तबीयत ख़राब है, मैं तो आज नहीं जा पाऊँगा। अब उसका हवा निकल गया, बोला दिनेश जी भी नहीं जा रहा है, चलो चलो और रंजीत जी को फ़ोन करते हैं। रंजीत जी को फ़ोन किया, रंजीत जी बोला कि मेरा तो खुद का मीटिंग है आज, मैं तो फलाने जगह पे मीटिंग में हूँ। रंजीत भी नहीं जा रहा है, दिनेश जी भी नहीं जा रहा है, छोड़ो मटिया, है ना। यानी वो कहाँ डिपेंड हो गया, डाउनलाइन जाएगा तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो करना क्या है, ऐसा कभी नहीं करना है कि डाउनलाइन जाएगा तो नहीं। आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मीटिंग सेमिनार में कुछ अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, नए लोगों को। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि सेमिनार होने वाली है, आप नए लोगों को, 2 लोगों को लेकर के आओ। वो 2 लोगों नहीं बल्कि 4, 5, 10 लोगों को बात करता है। और मीटिंग के समय, जिस दिन मीटिंग है, सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। और जैसे ही मीटिंग होने वाली होती है उसी समय में सब के सब रिफ्यूज हो जाता है। अब वो सोचता है कि जाएंगे सर, क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या होगा, नहीं जाते, कोई नहीं जा रहा, चलो हम भी नहीं जाते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। शुरुआत में हर व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। शुरुआत में हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, 10 में 10 एक भी नहीं आता है। एक भी नहीं आया, फिर भी आप यदि अकेले आप चले जाते हैं, आप यदि अकेले मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, अपने अपलाइन को बोलते हैं सर 10 लोगों को मैंने इनवाइट किया था, 10 लोग मैं आने के लिए भी बोला, मैं सुबह से मैं सर फ़ोन में लगा हूँ, लेकिन कुछ लोग बोल रहा है कि मेरा भैंस बीमार हो गया, कुछ लोग बोल रहा है कि मेरा नानी घर जाना है, कोई बोल रहा है कि मेरा ससुराल जाना है, मेरा ये हो गया। बहाने तरह तरह के बनाते हैं लोग। तो सर सारे लोग बहाना बना करके चूक गया और देखा कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं और इंतज़ार नहीं कर पाया, मैं सर अकेले आ गया। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ आपका अपलाइन आपका पीठ थपथपाएगा, वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। कभी आपका अपलाइन ये नहीं कहेगा, कभी नहीं बोलेगा कि तुम क्यों आ गया, अकेले तुम क्यों आया, तुम भी नहीं आता, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। और कहते हैं ना कि हम जब खुद, अभी आपका डाउनलाइन या आपके प्रोस्पेक्ट नहीं आए, ठीक है, आपके ने इनवाइट किया, नहीं आए, आप मीटिंग में आ गए, अब करना क्या है आपको, यहां से जाने के बाद फिर से फोन करना है सबको। हाँ क्या गजब का मीटिंग हुआ यार, आज तुम नहीं गया, मैं तो एकदम बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि तुम आता ना, आज तुम धमाल हो जाता, कमाल हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मतलब कि गजब का, इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतनी अच्छी मीटिंग मैं पूरे जीवन में नहीं देखा हूं। मतलब इतनी तारीफ करनी है आपको, इतनी तारीफ करनी है आपको मीटिंग सेमिनार की, कि अगली बार जब उसको आप बोलें अगले महीने की जो मीटिंग होने वाली है, तो अगले महीने वो बहाना ना बनाए, है ना। लेकिन गलती हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग सेमिनार से गए, नहीं आया था, हम भी जाते हैं, फिर दोबारा उसको फोन ही नहीं करते हैं। साला तो गया नहीं, अब उसको फोन क्या करना है। लेकिन करना क्या है एक्चुअली हमें उस दिन उस सबको फोन करना है जिसको आपने इनवाइट किया था। तो इसका असर क्या पड़ेगा कि अगली प्रोग्राम में वो 10 में से 2 आदमी आ जाएगा, हाँ आ जाएगा वो। फिर इसके बाद जब भी जाए, आपकी जुबान से हमेशा तारीफ ही निकलनी चाहिए। क्या ट्रेनिंग हुआ आज। हो सकता है आपने कुछ डाउनलाइन को यहाँ पर लाने के लिए बोले होंगे, नहीं आया, तो यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे, जिंदगी में तुमने बहुत बड़ा चीज़ आज तुमने मिस कर दिया।
बहुत कुछ तुम जिंदगी में मिलेगा, लेकिन ये कल का जो आज का जो ट्रेनिंग था ना, ये ट्रेनिंग तेरे को जीवन में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इतनी तारीफ करेंगे, इतनी इसकी प्रमोशन करेंगे कि अगले बार से वो तैयार हो जाए। तो मीटिंग सेमिनार की ये तैयारी करनी है। प्लस आप लीडर हैं, आप अपने घर पे अपने यहाँ मीटिंग करवा रहे हैं, तो कुर्सी कौन लगाएगा, टेंट वाला कौन लाएगा, साउंड वाले को कौन लाएगा, हॉल की सफाई कौन करेगा, कुर्सी गंदा है इसकी सफाई कौन करेगा, हॉल गंदा है झाड़ू कौन मारेगा, इस सब के लिए खुद को तैयार करना है। मुझे याद है बोकारो में जितनी भी, क्योंकि मैं शुरुआत में पंकज सर के साथ में मैं ही था, बाद में वाहिद जी आए, मिथिलेश सर आए, सब लोग बाद में आए, और ये लोग नावाडी में रहते थे, पहले आए भी, उसके बाद भी नावाडी में थे, बोकारो में तो बहुत बाद में आए हैं। तो बोकारो में जितनी भी प्रोग्राम होती थी उसकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर होती थी। मेरा सेलिब्रेशन होने वाला है सेक्टर 12 क्लब में, मेरे को याद है, और मैं वहाँ हॉल में पहुँचा हूँ, कोई नहीं पहुँचा है, कुर्सी कोई नहीं लगा रहा है, मैं कुर्सी लगा रहा हूँ। हॉल बुकिंग करने से लेके टेंट बुकिंग से, साउंड से लेकर के कुर्सी लगाने तक का काम मेरे को करना पड़ा था, और ये मैंने किया, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। बाद में लोग आ रहे हैं, सब लोग साहब जैसे बन करके आ रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको। लीडर क्या, मैंने क्या बोला, लीडर जैसे ही मेरे को कुर्सी लगाते हुए देखा, बाद में लोग अरे सर अकेले कुर्सी लगा रहा, मैंने बोला किसी को नहीं, मैं कुर्सी उठा के अकेले लगा रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। जब लगा रहा हूँ तो देख रहा हूँ पीछे से 4 आदमी आ गया, सर आप रुकिए ना, सर आप छोड़िए ना, मैं लगा देता हूँ। बोले नहीं रुकना नहीं है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो कर रहा हूँ, आप भी यदि चाहते हो करना तो आप भी मेरे साथ लग जाओ। अब वो 5 आदमी और मेरे को हेल्प करने वाला आ गया, अब जो काम 2 घंटा में होने वाला था वो हो गया 1 घंटे के अंदर में, आधे घंटे के अंदर में। तो इस प्रकार से काम करना है, किसी को बोलना नहीं है, करना शुरू कर दीजिए। आप हॉल में गए हैं, झाड़ू गंदा दिख रहा है, हॉल गंदा है, कुर्सी गंदा है, आप मत बोलिए किसी को, क्योंकि किसी को बोलने जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका मैं बताता हूं। अपलाइन को तो बोल नहीं सकते, डाउनलाइन को बोलने जाएंगे तो डाउनलाइन क्या समझेगा, हमको नौकर समझ लिया है, हमको झाड़ू मारने वाला समझ लिया है, क्या है ना। तो वहां पर किसी को कुछ बोलना नहीं है, वो काम खुद आप करने लगिए। देखिएगा डाउनलाइन जो होगा ना, शर्म से खुद उठ करके आपके साथ में आके करना शुरू कर देगा। लेकिन बोलेंगे तो लगेगा कि अपने साहब बन गया, हमको करने के लिए बोल रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद जिम्मेवारी लेनी है। कहीं भी कुछ आप गलत देख रहे हैं, उल्टा पुल्टा देख रहे हैं, उसको सही करने में खुद से लग जाइए। मेरी आदत है, बहुत बार अभी भी मैं पिकअप सेंटर सब में जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि कहीं पे प्रोडक्ट उल्टा पुल्टा रखा हुआ है, मैं सीधा प्रोडक्ट सजाने लग जाता हूँ। वो पीयूसी वाले का काम है, लेकिन मैं करने लगता हूँ, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है। यदि मैं गंदा संदा देखता हूँ तो मैं बोल भी देता हूँ, सर यार बहुत गंदा है, इसको झाड़ो ना थोड़ा सा, कपड़ा उपड़ा है तो दो हमको, और उसको ऐसे झाड़ने लगते हैं। तो पीयूसी वाले को शर्म आ जाती है, सर छोड़ दीजिए ना, हम कर लेंगे। तो एक क्या है, करेंगे तो वो अटेंशन आएगा, वो सीखेगा, ध्यान आएगा, और इसी तरीके से तो हमारी टीम सीखेगी। क्लियर है। तो सिस्टम में जो पहला चीज आता है वो मीटिंग सेमिनार, और मीटिंग सेमिनार का हमारे आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। तो मीटिंग सेमिनार के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब दूसरी चीज़ जो आती है यहाँ पे, मीटिंग सेमिनार में टिकट्स वगैरह जो लगते हैं, उसको लेकर के भी किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन होता है, जो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये मीटिंग सेमिनार यदि आप ऑर्गेनाइज किया गया है तो इसमें खर्चे होते हैं, साउंड का खर्चा है, हॉल का खर्चा है, तो ये सारा खर्चा एक व्यक्ति कोई दे सकता है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपलाइन तो एमराल्ड है, 1 लाख रुपया कमाते हैं, नहीं दे सकते हैं क्या? अरे आपके लिए अपलाइन एक मीटिंग है ना, आज मेरे पूरे टीम में इंटायर टीम एमराल्ड का लेवल है, इसका मतलब टीम कितना बड़ा होगा आप सोच लो। आप महीने में 1 करोड़ का बिजनेस है, तो 1 करोड़ का बिजनेस है तो टीम का साइज भी तो उसी अनुसार है। और हमारे टीम में महीने में कम से कम 30-40 को तो सेमिनार भी होता है। अब 30-40 सेमिनार में 2-2 हज़ार रुपया यदि दे दे तो खाने को नहीं बचेगा, भूखा मरना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर का टीम नहीं है क्या, सर का पैसा हम लोग कमाते हैं, हम लोग काम करते हैं तभी तो सर के पास पैसा जाता है। एक गलत सोच है, क्योंकि सर के लिए आप क्या हैं। पिंटू जी एक बहुत अच्छी बात बोले थे, जिसका कि मैं तो जीवन भर यूज करूंगा, कि जब पेड़ छोटा होता है तो उसका पत्ता को गिनती किया जा सकता है, लेकिन पेड़ जब बड़ा हो जाता है ना तो पत्ते को गिनती नहीं किया जा सकता। जब एक पौधा जमीन से निकलता है तो उसमें कितने पत्ते निकलते हैं? अब उसी समय दोनों को काट दो, क्या होगा? खत्म। लेकिन वो पौधा यदि थोड़ा सा बड़ा हो गया
उसके अंदर में 50-100 पत्ते आ गए, अब उसमें से 2 को काट दो, पत्ते को हटा दो, कोई फर्क पड़ेगा? और जब वो पेड़ पौधा बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, अब उसमें से कोई डालियों काट दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं एमराल्ड में हूं, मतलब क्या है, 1 करोड़ का बिजनेस है, मतलब बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। मेरा नेटवर्क क्या है, बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। अब उस पेड़ में से एक डाली को काट दो ना, क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे को फल कम मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक डाली आप काटोगे ना, दूसरा कहीं से फूज जाएगा, फिर ये वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब यदि ऐसा सोच है, इसका मतलब किसका नुकसान कर रहे हो? अपलाइन का नहीं कर रहे हो, आप खुद अपना कर रहे हो। तो ये चीज पर ध्यान रखना है। कभी नहीं बोलना है कि अपलाइन नहीं कमाता है क्या, अपलाइन फ्री में आता है, पैसा क्यों लेता है क्या? अपलाइन क्यों नहीं लेगा? अपलाइन उस चीज का ले रहा है जो पहले उसने किया है। बीज कहते हैं ना, हर चीज का बीज, प्रकृति का नियम है, जब तक बीज नहीं डालेंगे फसल मिल ही नहीं सकता। पैसे का बीज मैंने डाला है तभी मैं पैसा आज लेता हूं। अरे यार, मैं अपने अपलाइन को बुलाता था बोकारो में, आज भी हमारे अपलाइन आते हैं, तो अपने अपलाइन को हम भी तो देते हैं। 20,000, 25,000, 40,000, 80 हज़ार रुपया यहां से दिए हैं अपने अपलाइन को, क्योंकि मेरे को पता है कि अपलाइन आ रहा है वहां से, भीलवाड़ा से आ रहे हैं, कभी मुकेश कोठारी भीलवाड़ा से आ रहे हैं, बस साहब दिल्ली से आ रहे हैं। 4 बजे भोर, कभी 1:30 बजे भोर। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, रात को 12 बजे ट्रेन आने वाली है बोकारो स्टेशन में। मैं और पंकज सर जाकर के वहाँ स्टेशन में बारिश में खड़ा रहा हूँ, क्योंकि सर को मेरे को रिसीव करना है। सुबह ठंडी मौसम है, उठने का, रजाई से निकलने का मन नहीं है, लेकिन हमारे अपलाइन आ रहे हैं। सुबह 5 बजे ट्रेन है, नीलांचल से आ रहे हैं, 4 बजे भोर में टाइम है। अब 4 बजे भोर में गाड़ी लेकर के जाकर के स्टेशन में खड़ा हूँ। उनके आने के पहले मेरे को चेहरा दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया है। अब आपके यहाँ हम जाते हैं, आपके यहाँ मीटिंग करते हैं, तो मेरा भी हक बनता है ना कि मेरे को भी मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने दिया है, क्योंकि अब तो ऊपर से चला आ रहा है, ये सिस्टम चला आ रहा है। इसको ब्रेक यदि हम बीच में करते हैं, यदि ब्रेक करते हैं, तो नुकसान किसका होगा? खुद का होगा। बिल्कुल, आप लोग भी एमराल्ड बनेंगे, आपके लिए भी लोग टिकट खरीदेंगे, आपके लिए भी लोग अरेंजमेंट करेंगे। आपको भी उस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी कि टिकट क्यों करना चाहिए। टिकट अपलाइन यदि आ रहा है तो उसको फीडबैक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अरे हम क्यों जाएंगे आपके यहाँ? हम तो घर में बैठे रहेंगे तो भी आज मेरा लाखों रुपया इनकम आएगा। हम क्यों जाएंगे आपके यहाँ कार में खर्चा करके, रिस्क ले करके, तो पेट्रोल भरा करके जाएंगे, गला फाड़ फाड़ के बात करेंगे? क्यों करेंगे? और यदि फ्री में करवाना है तो आज तो डिजिटल आ गया, जूम पे लो ना मेरे से जितना टाइम लेना, मैं घर पे बैठे बैठे दे दूंगा, आधा घंटा टाइम फ्री में यदि करवाना है। लेकिन यदि फिजिकल मीटिंग यदि करवाना है तो वहाँ तो पैसा लगेगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम का एक पार्ट है, वो देना है। वाहिद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जी ड्रिंक रखते हैं साथ में, क्योंकि इसके पीने के बाद ताकत बढ़ जाती है। वाहिद जी बहुत बुद्धिमान आदमी है, आप लोग लकी हो कि ऐसा अपलाइन मिला है। मतलब एक चीज मैं देखा हूँ, वाहिद जी जो है ना, पूरा चूस चूस के अपलाइन से निकलवा लेते हैं। कैसे? एनर्जी ड्रिंक ला के दे दिया, सर लीजिए ना। देख रहा है कि सर थोड़ा सा अब इतना देर से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी डाउन होगा, उससे पहले एनर्जी दे दो। ये भी सीखने का एक पार्ट, बिल्कुल पार्ट ही है ये भी। मैंने क्या बोला, अपलाइन के हर एक्टिविटी से आप एक सीख सकते हो और सीखना चाहिए। अपलाइन के ऊपर जो है ना पूरा नजर रखनी चाहिए कि अपलाइन क्या क्या करता है। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं बोलूंगा, अपलाइन भी इंसान है, वो भगवान नहीं है कि हर चीज परफेक्ट करेगा और हर चीज अच्छा ही करेगा। हो सकता है कुछ बुरी आदतें भी हो, कुछ गलत चीज भी करता हो, तो राजहंस बन जाना है। सतीश पंडित जी हमें बोले हैं ना कि राजहंस बन जाना है। राजहंस का गुण क्या है? उसको दूध और पानी मिला के उसके सामने रख दो, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो आपको भी राजहंस बनना है। यदि अपलाइन के अंदर में कुछ कमियां आपको दिख रही है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था सर को, तो बोलना नहीं है। आपको करना क्या है कि उस चीज को अपने जीवन में नहीं उतारना है। एक चीज और मैं बोलता हूं, बार बार मैं बोलता हूं, मैं अभी जूम पे मीटिंग हो रही थी उसमें भी इस चीज को मैंने बोला था कि हर स्थिति में, चाहे अपलाइन आपका गधा है ना, तो भी उससे आपको सीख सकते हो, और बहुत अच्छा है तो भी सीख सकते हो।
अपलाइन आपके साथ कुछ गलती कर रहा है तो भी आप सीखोगे, अच्छा कर रहा है तो भी सीखोगे। कैसे? सपोज करते हैं आपकी अपलाइन ने कुछ ऐसा व्यवहार किया आपके साथ जिसके कारण आपको एकदम दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए, बहुत बुरा लगा आपको, दर्द हुआ आपको कि मेरा अपलाइन, इतना मैं अपने अपलाइन को प्यार करता हूँ, इतना अच्छा मैं सर को रेस्पेक्ट देता हूँ, सर कैसे मेरे को ऐसा बात बोल दिया। तो वहाँ पर भी अपलाइन के ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी थैंक यू बोलना है अपलाइन को। क्यों बोलना है? क्योंकि आपको उस समय यही बोलना है कि सर आपने मेरे को सिखा दिया कि जब ऐसा अपने डाउनलाइन को कोई अपलाइन बोलता है तो कितना दर्द होता है यहाँ पे। और मैं आज से कसम खाता हूँ मैं अपने डाउनलाइन के साथ ऐसा व्यवहार जीवन में कभी नहीं करूँगा। हो गया? सीख लिए ना कि जब मेरा अपलाइन मेरे को बोला तो मुझे इतना बुरा लगा, तो मैं भी यदि कभी अपने डाउनलाइन के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा तो मेरे डाउनलाइन को भी ऐसा ही दर्द होगा, मेरे डाउनलाइन को भी आंखों में आंसू आएंगे। तो मैं अपने डाउनलाइन को तो ऐसा दर्द होने नहीं दूंगा। और ये यदि ऊपर से यदि यही प्रोसेस चलने लगे तो क्या होगा? ऊपर से सबसे ज़्यादा गलती किया ऊपर वाला, उससे नीचे आपने सीखा, संकल्प लिया कि ये जो गलती किया था हम नहीं करेंगे। अब आपके नीचे जो होगा, आपसे गलती, इससे कम गलती आप करेंगे, आपसे कम गलती ये नीचे वाला करेगा, इससे कम गलती ये करेगा, तो नीचे क्या रिफाइन होते चला जाएगा। और रिफाइन होते होते आपकी टीम इतनी शानदार नीचे आ जाएगी ना कि जिसके पास गलती ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे लीडर आपके टीम में आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब दूसरा चीज बात करते हैं। बहुत जरूरी है रिलेशन, संबंध। किसके साथ? रिलेशन किसके साथ? पहला नंबर अपलाइन के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, डाउनलाइन के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, आपके फ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, आपकी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। इस सारी चीज लोगों के साथ हमारा रिलेशन कैसा हो, इससे हमारी कामयाबी का डायरेक्टली संबंध है, डायरेक्टली संबंध है हमारी कामयाबी का। यदि अपलाइन के साथ हमारा रिलेशन खराब हो जाए, जैसा अभी मैं उसी की चर्चा कर रहा था, अपलाइन से कुछ गलती हो सकती है, वो भी इंसान है, गलती नहीं होता तो वो भगवान हो जाता ना। आज राम इस धरती पे जन्म लिए तो इंसान बन के जन्म लिए थे कि भगवान बन के जन्म लिए थे? इंसान बन करके ही जन्म लिए थे, लेकिन उनको पुरुषोत्तम बोला गया। और पुरुषोत्तम बोला गया कब? जब वो जंगल में गए, है ना, 14 साल का वनवास काटा, आज्ञाकारी पिता ने कह दिया तो कह दिया। अपनी जनता का, अपने राज्य में एक कौन था जो जिसने उसकी पत्नी को बोल दिया कि रावण के घर में रह करके आई है, उसके जगह हम होते तो नहीं रखते, है ना। उसने बोल दिया कि यदि राम रख लिया, हम नहीं रखते, रावण के घर में रह करके आई है। अब उसके कहने से, जबकि राम को पता है कि मेरी पत्नी पवित्र है, क्योंकि राम को पता है, राम ने ही असली सीता तो अग्नि भगवान को सौंप के गए थे, वो तो नकली सीता को लेके गए थे, रावण तो उसकी परछाई को लेकर के गया था, राम को पता है। फिर भी राम ने क्या किया? अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला, और इसीलिए वो भगवान कहलाए। क्यों? अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ये हर इंसान के अंदर में होती है। किसी में 10% अच्छाइयाँ होगा, 90% बुराइयाँ होगा, तो ये इंसान कैसा कहलाएगा? रावण। रावण भी नहीं इसको बोलेंगे, रावण तो बहुत अच्छा इंसान था। ये बहुत बुरा आदमी बोल सकते हैं इसको, ये बहुत बुरा आदमी है। 50-50 यदि हो जाए तो जो बहुत बुरा था उससे तो अच्छा है ना। यदि ये 70-30 हो जाए तो और अच्छा, लालू प्रसाद यादव, है ना। यदि और अच्छा हो जाए तो 20% हो जाए, और इधर 80% हो जाए तो नीतीश कुमार, और यदि ये 10% हो जाए तो, और इधर 90 हो जाए तो मोदी जी, है ना। मतलब क्या है? हमारी डिपेंड किस चीज़ पे करती है, हम अच्छे या बुरे कब बनते हैं। अच्छाइयाँ का परसेंटेज यदि अच्छा बन गया, ज़्यादा है आपके अंदर, तो आप ज़्यादा अच्छे कहलाएंगे, ज़्यादा पॉपुलर होंगे। लेकिन इंसान है तो ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मोदी जी के अंदर कोई बुराई नहीं है या मोदी जी के अंदर कमी है,
अपना पत्नी को छोड़ दिया है ना? तो ये रहेगा, हम भी आपके अपलाइन हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, तो उस कमियों के ऊपर फोकस आप करोगे तो आप जीवन में कामयाब नहीं होगे, लेकिन यदि मेरी अच्छाइयों के ऊपर फोकस करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो अपलाइन से रिलेशन कमियों की वजह से खराब नहीं करना है। इसके ऊपर नजर रखेंगे तब ना रिलेशन खराब होगा, इसके ऊपर नजर ही नहीं रखेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, सिर्फ इसके ऊपर नजर रखेंगे। यस, बी पॉजिटिव बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव मतलब क्या? हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा सकारात्मक देखो, हमेशा सकारात्मक सुनो, हमेशा सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, हर स्थिति में पॉजिटिविटी ढूंढो। आज कोरोना के लिए पूरी दुनिया रो रही है, हाय हाय कर रही है, कोरोना ने तो बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन हम आरसीएम वालों ने क्या किया? कोरोना में भी अचीवमेंट लेके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए इसको अपॉर्चुनिटी मान लिया, अपॉर्चुनिटी मान लिया कि अरे कोरोना तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अभी तो घर से कोई निकल नहीं रहा है, चलो घर में तो सब मिल ही जाएगा, चलो घर में जाके प्लान दिखा देते हैं, नमक रोटी तो खाएगा, खाने के लिए तेल मसाला तो चाहिए, बाजार बंद है, अभी तो मौका है बेचने का, हम जाके बेच दिए। तो क्या हुआ? हम नेगेटिविटी स्थिति में भी पॉजिटिव चीज ढूंढ लिए और उसको कर दिए, तो हम सक्सेस हो गए। तो चाहे दुनिया में जितनी भी बुरी से बुरी स्थिति क्यों ना हो, अच्छी उसमें कुछ अच्छाइयाँ छुपी होती है, उन अच्छाइयों को ढूंढ लेना है। सिर्फ उस अच्छाई को यदि ढूंढने की ताकत आपके अंदर आ गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और इस दुनिया में आप आम इंसान बन करके तो जरूर जन्म लिए हैं, लेकिन इस दुनिया से जाएंगे तो महान इंसान बन करके जाएंगे, पूरी आने वाली हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा, ये गारंटी है। डाउनलाइन के साथ भी सेम वही चीज, अच्छा बोलना, वाहवाह करना, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो, गलती भी कर रहा है तो भी। और एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलती दिखे, बहुत कुछ कर लगे, बहुत गुस्सा आए, किसी डाउनलाइन के ऊपर आपकी बात नहीं मान रहा हो, तो वहाँ पर एक मैं जो इस्तेमाल करता हूँ टेक्निक, वो इस्तेमाल करने के लिए आपको भी बोलूँगा, वहाँ चुप हो जाओ, कुछ बोले हो ही मत। यदि बहुत गुस्सा आ रहा है ना तो बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो रिलेशन खराब होगा। आप इग्नोर कर दो ना। यदि कोई डाउनलाइन आज के डेट में यदि वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो मैं उससे बात करना बंद कर देता हूँ। यदि वो फ़ोन करता भी है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, या यदि फ़ोन उठा भी लिया तो मैं कटने का कोशिश करता हूँ जल्दी से। सर बात करते करते बोलता हूँ, सर अरे पंकज सर का फ़ोन आ गया, आप ऐसा करो, बाद में बात करूँगा। क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि वो निगेटिव बात कर रहा है, किसी की बुराई सुना रहा है, अपने अपलाइन की बुराई कर रहा है, तो उसकी बुराई सुनने के लिए हम फ़ोन पे टाइम देंगे क्या? अरे तारीफ करो ना, फिर मैं 1 घंटा आपकी बात सुनूंगा। हम बुराई, क्योंकि जैसा हम सुनेंगे, सुनते सुनते ऐसा होगा मेरा भी गुस्सा आ जाएगा। मेरे अंदर भी गुस्सा क्या है? हमारी बुराई है। अब मेरे अंदर यदि गुस्सा आ रहा है, मतलब कि हमारी शारीरिक स्थिति क्या हो रही है? मानसिक स्थिति मेरा खराब हो रहा है। मानसिक ट्यूनिंग जो अभी मैं मेंटल ट्यूनिंग की जो बात, अलाइनमेंट की जो बात कर रहा हूँ, यार मेरा अलाइनमेंट खराब हो रहा है, तो मैं अपना अलाइनमेंट क्यों खराब करूँ तेरी वजह से? तो उस स्थिति में क्या करते हैं? वैसे डाउनलाइन से कटना शुरू कर देते हैं, बचना शुरू कर देते हैं। तो डाउनलाइन, आपको अच्छा डाउनलाइन बनना है, और अच्छा डाउनलाइन तभी बनेंगे आप जब अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे। और डाउनलाइन के साथ भी रिलेशन आपको इसी हिसाब से रखना है। गुस्सा भी आता है तो चुप रहिए, बोलिए मत। अच्छा कर रहा है तो भी शाबाशी दीजिए, नहीं कर रहा है तो भी उससे प्यार से बात कीजिए। क्योंकि आज अच्छा नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी अच्छा नहीं करेगा वो, ये भी तो हो सकता है ना। क्योंकि कुछ लोगों की थप्पड़ खाने की आदत है, जब तक 10 थप्पड़ नहीं लगेगा ना, जब तक उसको समझ में नहीं आता है। कैसा थप्पड़? जिस दिन बीवी उसको गाली देगी ना, उस दिन समझ में आएगा, लात मारेगी उस दिन समझ में आएगा। जिस दिन उसके बच्चे को ट्यूशन फी जो नहीं जमा करेगा स्कूल में, उसके वजह से उसके बच्चे को स्कूल से निकाल देगा ना, उस दिन उसको समझ में आएगा। थप्पड़ कई तरह के होते हैं, ऐसा नहीं हाथ से मारने वाली थप्पड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। वक्त हमें थप्पड़ लगाता है। जैसे मेरे को याद है, मैं आरसीएम बिजनेस की शुरुआत किया था, जस्ट शुरुआत ही किया था। उस समय मेरा बेटा छोटा था, आकाश, सिटी सेंटर में आए थे, और बच्चों के क्या है, खिलौने जहाँ देखेंगे तो जिद करेंगे। उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, जेब खाली रहता था। अब वो यहाँ पर आने के बाद वो अड़ गया एक खिलौना लेने के लिए कि मैं लूँगा ही लूँगा। अब वहाँ से हटे नहीं, वहाँ बैठ गया।
अब उस समय स्थिति में क्या करेंगे, मैडम भी साथ में थी, दूसरा काम के लिए कुछ पैसे थे, उस काम को छोड़ करके मेरे को उस खिलौने को लेने पड़े। यदि मैं उसमें खिलौना नहीं लेता तो क्या होता, वो मेरे लिए क्या था, एक थप्पड़ था। या तो उस स्थिति में मेरे को खिलौना लेना पड़ा तो मेरे लिए एक थप्पड़। पत्नी ने, यही साड़ी संगम जो नीचे में दुकान है, मेरे को याद है मेरी मैडम ने, मेरी वाइफ ने बोला, वो देखिए ना वो शोकेस में जो साड़ी लगा हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है। मैं जानता था वाकई में सुंदर लग रहा था, लेकिन मेरे खरीदने की ताकत नहीं थी उस समय। तो मैंने, जानते हैं मैंने क्या बोला, है सुंदर तो है, पता नहीं तुमको कैसा तुम्हारा चॉइस है, हमको तो एक रत्ती भी पसंद नहीं आता। क्यों रत्ती पसंद नहीं है? क्योंकि जेब में पैसा नहीं है और मैं नहीं खरीद सकता हूं। मतलब क्या है, वो मेरे लिए एक थप्पड़ है। बीबी ने थप्पड़ मारा, मैंने एहसास कर लिया, दुनिया के नजर में नहीं मारा, लेकिन बातों का थप्पड़ लगा दिया उसने बोल दिया कि ये मेरे को पसंद है, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब कि उसको लेने की इच्छा है, लेकिन मैं नहीं खरीदने लायक हूं, यानी मेरे को एक थप्पड़ लगा। तो ऐसे ऐसे जीवन में बहुत सारे थप्पड़ खाते हैं। और कुछ लोग तो इतने बेशरम हो जाते हैं कि थप्पड़ पे थप्पड़ खाते रहते हैं, फिर भी नहीं संभलते हैं, फिर भी नहीं सीखते हैं। जिंदगी थप्पड़ तो मारते रहती है तो लतखोर हो जाते हैं। बोलते हैं ना, वो शब्द है लतखोर। हाँ, तो लतखोर हो गया, कितना भी लग जाए वो सुधरने वाला नहीं है, उल्टा बीवियों को चढ़ जाता है उसी के ऊपर। अरे सोचना चाहिए कि एक लड़की जिस घर में जन्म ली, अपने माँ बाप कितना उस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की अपने माँ बाप से कितना प्यार करती थी, अपने दोस्त सहेली समाज सारे को छोड़ करके एक अनजान व्यक्ति के साथ जिंदगी काटने के लिए आ गई है। वो कितना बड़ा त्याग करके हमारे पास आई है। तो क्या उसके छोटे छोटे जो इच्छाएं हैं, छोटे छोटे सपने हैं, वो पूरा करने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? क्या सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए आई है, सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए हमारे घर में आई है? नो, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसको मैं मानता हूं। तो उसकी छोटी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखने का भी जिम्मेवारी हमारा है। और यदि हम नहीं रख रहे, मतलब हमें थप्पड़ लग रहा है, वक्त थप्पड़ दे रहा है। तो कुछ लोगों को थप्पड़ खाने की आदत हो जाती है, और कुछ लोगों को जब तक जबरदस्त थप्पड़ नहीं लगता है ना, तब तक वो नहीं सुधरता है, नहीं सीखता है। तो आपको करना क्या है, उस थप्पड़ का इंतजार करना है। यदि वो डाउनलाइन नहीं समझ रहा है ना आपकी बात को, इंतजार कीजिए कि बेटा तेरे को थप्पड़ लगेगा, उस दिन तू समझेगा। लगेगा तो जरूर, ये गारंटी है, आज नहीं तो कल लगेगा। फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है, आप आरसीएम बता रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहा है आपका। अच्छा तू बन जा पहले करोड़पति, उसके बाद मेरे को बताना, बोलता है ना लोग। तू कार खरीदना पहले, उसके बाद जब आप कार खरीद लेंगे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। बीसी छाबड़ा जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कुछ लोग संग संग आएंगे, जैसे ही प्लान दिखाएंगे संग संग आ जाएंगे, और कुछ लोग होकर तंग आएंगे। कैसे तंग होंगे? आज आपने प्लान दिखाया, नहीं समझा, कल कोई दूसरा पड़ोसी आकर दिखाएगा, वो आरसीएम की बात, अरे साला ये भी आरसीएम कर रहा है,